इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा और ज़रूरी रोल प्ले किया है। और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी के बेहतरीन सोर्सेज प्रूव हो रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो ग्रुप्स 3 से लेकर 12 तक आते हैं, जिसमें 4 लंबी पीरियड्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली यानी धीरे धीरे भरी जाती हैं, जबकि एफ ब्लॉक उन एलिमेंट्स से बनता है जिसमें बाद की 2 लंबी पीरियड्स के अंदर 4 एफ और 5 एफ ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल होती हैं। और इन एलिमेंट्स को फॉर्मल रूप से ग्रुप 3 का मेंबर माना जाता है, जहां से इन्हें निकालकर पीरियोडिक टेबल में एक अलग एफ ब्लॉक बनाया गया है। एलिमेंट्स के इन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए अक्सर ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स जैसे नाम यूज किए जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की मेन रूप से 3 सीरीज होती हैं, जो हैं 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक, 4D सीरीज इट्रियम से कैडमियम तक और 5D सीरीज लैंथनम से मर्क्यूरी तक, जिसमें सीरियम से लुटीशियम तक के एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाता है। और चौथी 6D सीरीज एक्टीनियम से शुरू होती है, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। इसके अलावा इनर ट्रांजिशन मेटल्स की 2 सीरीज यानी 4F और 5F सीरीज को हम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट को इस तरह डिफाइन किया जाता है जिसके ग्राउंड स्टेट में या उसके किसी भी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसीलिए ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम और मरकरी के पास उनके ग्राउंड स्टेट के साथ साथ उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी तीनों ट्रांजिशन सीरीज के एंड मेंबर्स होने के कारण इनकी केमिस्ट्री को ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री के साथ ही स्टडी किया जाता है। उनके एटम्स में पार्टली फिल्ड डी या एफ ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी को मेन ग्रुप एलिमेंट से अलग और यूनिक बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां बताया गया है कि वैलेंस की जो नॉर्मल थियरी मेन ग्रुप एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है, उसे हम काफ़ी सक्सेस के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से प्रेशियस मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, और साथ में इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर और टाइटेनियम ट्रांजिशन मेटल्स का ही हिस्सा हैं। इस यूनिट में इंट्रोडक्शन के अलावा सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्यूरेंस और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, जिसमें हमारा पूरा फोकस पहली रो यानी 3D ट्रांजिशन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स पर और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पर रहेगा। और इसके बाद हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटी जैसे जनरल एस्पेक्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8.1 में डी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करें तो डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बड़े से मिडिल सेक्शन को ऑक्यूपाई करता है, जिसके दोनों साइड एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन नाम सिर्फ इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनकी पोजीशन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिल्कुल बीच में होती है। इनके एटम्स के पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं, जिससे ट्रांजिशन मेटल्स की 3 रोज बनती हैं, जो हैं 3D, 4D और 5D, जबकि 6D की चौथी रो अभी भी इनकम्प्लीट है। और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज को टेबल 8.1 में अच्छे से दिखाया गया है। सेक्शन 8.2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो जनरल रूप से इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 से 10 ns 1 से 2 होता है, जहां n-1 का मतलब इनर डी ऑर्बिटल से है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हालांकि इस जनरलाइजेशन के कई एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि n-1 D और ns ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है।
इसके अलावा हाफ और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के सेट्स रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस फैक्टर का असर हमें 3D सीरीज के क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में साफ दिखता है। जैसे अगर हम क्रोमियम का एग्जाम्पल लें तो इसके पास 3D44S, 2 के बजाय 3D54S एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि 3D और 4S ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन इजीली 3D ऑर्बिटल में एंटर कर जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कॉपर के केस में कॉन्फ़िगरेशन 3D104S1 होता है, ना कि 3D94S2। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्राउंड स्टेट के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को टेबल 8.1 में क्लियर देखा जा सकता है, जहां फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक एटॉमिक नंबर के साथ 4s और 3d इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली चलता है और क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शंस को भी हाईलाइट किया गया है। अब अगले पेज पर टेबल के बचे हुए पार्ट्स में दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज और चौथे सीरीज के सभी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस दिए गए हैं, जिसमें पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल है क्योंकि उसमें 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जनरल फार्मूला n-1d10 ns2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन एलिमेंट्स की ऑर्बिटल्स ग्राउंड स्टेट के साथ साथ उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के d ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स जैसे s और p के मुकाबले एटम के पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं। इसीलिए ये अपने सराउंडिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और साथ ही उनके आसपास के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट भी करते हैं। कुछ मामलों में एक गिवन डीएन कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस के पास सिमिलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और पार्टली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये एलिमेंट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्ले करना, कलर्ड आयंस बनाना और अलग अलग लाइगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एंटर करना। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, जिन्हें हम इस यूनिट में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के मुकाबले ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हॉरिजॉन्टल रोज में प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हालांकि कुछ ग्रुप सिमिलैरिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, पर हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रोज और खासकर 3D रो के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके ट्रेंड्स की स्टडी करेंगे और उसके बाद कुछ ग्रुप सिमिलैरिटीज पर ध्यान देंगे। सेक्शन 8.3 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज की बात की गई है और सेक्शन 8.3.1 में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाया गया है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर लगभग सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं, जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेटालिक लस्टर। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स के पास नॉर्मल टेम्परेचर्स पर एक या एक से ज़्यादा टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स वाले टेबल में HCP, BCC और CCP के रूप में देखा जा सकता है, जहां जिंक, कैडमियम और मरकरी के लिए टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर को X से डिनोट किया गया है। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर ट्रांजिशन मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनकी वॉलेटिलिटी काफ़ी लो होती है। इसके साथ ही इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। फिगर 8.1 में 3D, 4D और 5D ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स को दिखाया गया है, जिसमें इन मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स का कारण ns इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ n-1d इलेक्ट्रॉन्स के बड़े नंबर का इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है। किसी भी रो में इन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स D5 कॉन्फ़िगरेशन तक मैक्सिमम बढ़ते हैं, पर मैंगनीज और टेक्नीशियम के एनॉमलस वैल्यूज की वजह से वहां मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप होता है और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ ये रेगुलरली डिक्रीज होने लगते हैं। इन मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत हाई होती है, जिसे फिगर 8.2 में दिखाया गया है।
और हर एक सीरीज के लगभग बीच में आने वाले मैक्सिमा ये इंडिकेट करते हैं पर डी ऑर्बिटल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन के लिए पर्टिकुलरली फेवरेबल होता है। जनरल रूप में जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिजल्टेंट बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मेटल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमिन करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए बहुत हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वाले मेटल्स यानी हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स अपनी केमिकल रिएक्शंस में नोबल होने की टेंडेंसी रखते हैं। फिगर 8.2 से एक और जनरलाइजेशन ये निकलता है कि सेकंड और थर्ड सीरीज के मेटल्स के पास फर्स्ट सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मुकाबले ज्यादा एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन होती हैं, और यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हेवी ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स में ज्यादा फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग को अच्छे से अकाउंट करता है। सेक्शन 8.3.2 में ट्रांजिशन मेटल्स के एटॉमिक और आयनिक साइजेस के वेरिएशन को समझाया गया है, जहां जनरल रूप में एक गिवन सीरीज में सेम चार्ज वाले आयंस एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ रेडियस में प्रोग्रेसिव डिक्रीज शो करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर बार जब एक नया इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो न्यूक्लियर चार्ज एक यूनिट से बढ़ जाता है, और हमें यह याद रखना चाहिए कि एक डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है और आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल यही सेम ट्रेंड एक गिवन सीरीज के एटम्स के एटॉमिक रेडियस में भी देखने को मिलता है, हालांकि एक सीरीज के अंदर ये वेरिएशन काफी छोटा होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट तब सामने आता है जब हम एक सीरीज के एटॉमिक साइजेस को दूसरी सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे फिगर 8.3 हमें दिखाता है कि फर्स्ट 3D सीरीज से लेकर सेकेंड 4D सीरीज तक साइज बढ़ता है, पर थर्ड 5D सीरीज के एलिमेंट्स के रेडियस लगभग सेकेंड सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स के बराबर ही होते हैं। ये यूनिक फिनोमिनन 4f ऑर्बिटल्स के इंटरवेंशन से जुड़ा हुआ है, जिसे 5D सीरीज के एलिमेंट्स के शुरू होने से पहले भरना कंपलसरी होता है, और 4f ऑर्बिटल्स के इसी फिलिंग के कारण एटॉमिक रेडियस में एक रेगुलर डिक्रीज आता है, जिसे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थर्ड सीरीज के साइज में होने वाले एक्सपेक्टेड इंक्रीज को लगभग पूरी तरह कंपेंसेट कर देता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नेट रिजल्ट ये होता है कि सेकेंड और थर्ड डी सीरीज के एलिमेंट्स की रेडियाई लगभग सिमिलर हो जाती हैं, जैसे जिरकोनियम की 160 पिकोमीटर और हाफनीम की 159 पिकोमीटर होती है, और इसी कारण इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जो कि सामान्य फैमिली रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा होती है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज में देखने को मिलता है, जहां एक ही सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने पर इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। हालांकि यहां एक 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन के मुकाबले एक d इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग से भी कम इफेक्टिव होती है। और जैसे जैसे सीरीज में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, पूरे 4f शेल के साइज में एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है। मेटालिक रेडियस में होने वाले इस डिक्रीज और साथ में एटॉमिक मास के बढ़ने का कॉम्बिनेशन ये रिजल्ट देता है कि इन एलिमेंट्स की डेंसिटी में एक जनरल इंक्रीज आता है, और इसी वजह से टाइटेनियम से कॉपर तक डेंसिटी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज क्लियर देखा जा सकता है, जिसे टेबल 8.2 में भी नोट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं पेज पर, जहां सेक्शन 8.3.3 में आयनाइजेशन एंथैल्पीज को समझाया गया है। लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज में होने वाले इंक्रीज के कारण जो डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग के साथ साथ चलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हर एक सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जनरल इंक्रीज आता है। हालांकि इसमें कई स्मॉल वेरिएशंस भी होते हैं, और टेबल 8.2 में फर्स्ट रो एलिमेंट्स की पहली 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज दी गई हैं,
जिससे ये साफ होता है कि इन एलिमेंट्स की सक्सेसिव एंथैल्पीज मेन ग्रुप एलिमेंट्स की तरह उतनी स्टीपली या तेजी से नहीं बढ़ती हैं। भले ही जनरल रूप में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन सक्सेसिव एलिमेंट्स के लिए सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है। 3D मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में दिखने वाले इस इर्रेगुलर ट्रेंड को इस बात से समझा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से 4s और 3d ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज बदल जाती हैं, जिससे यूनी पॉजिटिव आयंस के पास बिना किसी 4s इलेक्ट्रॉन के dn कॉन्फ़िगरेशन बचता है। इसलिए आयनाइजेशन के साथ एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी काम करती है, जिसमें एक्सचेंज एनर्जी में कुछ गेन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने और s इलेक्ट्रॉन्स के d ऑर्बिटल्स में शिफ्ट होने से जुड़े होते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ वैल्यूज में एक जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड की उम्मीद होती है, पर क्रोमियम की वैल्यू लोअर होती है क्योंकि इसके d कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, और जिंक की वैल्यू हायर होती है क्योंकि ये 4s लेवल से आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन मेटल्स की लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और गैशियस एटम से M2+ आयंस बनाने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज का सम जरूरी होता है। इसमें डोमिनेंट टर्म सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो क्रोमियम और कॉपर के लिए अनयूजुअली हाई वैल्यूज शो करती है, क्योंकि यहाँ D5 और D10 कन्फिगरेशंस डिसरप्ट होते हैं, जिससे काफ़ी एक्सचेंज एनर्जी का लॉस होता है। जिंक के लिए ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली लो होती है, क्योंकि इसमें आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से होता है, जो स्टेबल D10 कन्फिगरेशन को छोड़ देता है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो D5 मैंगनीज आयन और D10 जिंक आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने की बड़ी डिफिकल्टी को दर्शाता है। और जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज काफ़ी हाई होती हैं, जहां मैंगनीज और आयन के वैल्यूज के बीच एक मार्क्ड ब्रेक दिखाई देता है। अब आते हैं पेज नंबर 216 पर, जहां कॉपर, निकेल और जिंक की हाई वैल्यूज ये इंडिकेट करती हैं कि इन एलिमेंट्स के लिए +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन करना कितना डिफिकल्ट होता है। भले ही आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ के बारे में कुछ गाइडेंस देती हैं, पर यह प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे आसानी से जनरलाइज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 8.3.4 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक सबसे नोटेबल फीचर ये है कि ये अपने कंपाउंड्स में बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, और टेबल 8.3 में फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिस्ट किया गया है, जिनमें सबसे कॉमन स्टेट्स को बोल्ड टाइप्स में दिखाया गया है। जो एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, वे सीरीज के लगभग मिडिल में या उसके पास आते हैं, जैसे मैंगनीज +2 से लेकर +7 तक की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है। सीरीज के दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर कम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई देती हैं, जिसका कारण या तो लूज या शेयर करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स का होना है, जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम के केस में, या फिर बहुत ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स का होना है, जिससे शेयरिंग के लिए कम ऑर्बिटल्स अवेलेबल बचते हैं, जैसे कॉपर और जिंक के केस में। इसी वजह से सीरीज की शुरुआत में स्कैंडियम +2 वर्चुअली अननोन है और टाइटेनियम 4+3 या +2 के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि दूसरे एंड पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, क्योंकि इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। रीजनेबल स्टेबिलिटी वाली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स s और d इलेक्ट्रॉन्स के सम के बराबर होती हैं, जो मैंगनीज तक चलती हैं, जैसे TiO2, VO2+, CrO4 2- और MnO4- में देखा जाता है। और इसके बाद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी में एक अब्रप्ट डिक्रीज आता है, जिससे मैंगनीज के बाद मेन स्पीशीज आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक के +2 और +3 स्टेट्स ही देखने को मिलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की ये वेरिएबिलिटी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
जो डी ऑर्बिटल्स की इनकम्प्लीट फिलिंग के कारण इस तरह पैदा होती है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक दूसरे से यूनिटी या एक के अंतर से डिफर करती हैं, जैसे वेनेडियम 2, 3, 4 और 5 में, जो कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबिलिटी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली 2 के यूनिट से डिफर करती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएबिलिटी में एक और इंटरेस्टिंग फीचर ग्रुप्स 4 से 10 के बीच नोटिस किया जाता है, जहां पी ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट भारी मेंबर्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फेवर करते हैं, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का उल्टा है। उदाहरण के लिए ग्रुप 6 में MO और W को CR के मुकाबले ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। इसीलिए CR एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट के रूप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि MOO3 और WO3 ऐसे नहीं होते। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब पाई जाती हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड में सिग्मा बॉन्डिंग के अलावा पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर वाले लिगेंड्स होते हैं, जैसे NiCO4 और FeCO5 में निकल और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सेक्शन 8.3.5 में ट्रेंड्स इन द M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को समझाया गया है। टेबल 8.4 में सॉलिड मेटल एटम्स को सॉल्यूशन में M2+ आयंस में ट्रांसफॉर्म करने से जुड़े थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स और उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं, और फिगर 8.4 में इनके ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज को कंपेयर किया गया है। कॉपर का यूनिक बिहेवियर, जिसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस बात को अकाउंट करता है कि ये एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाता और केवल ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, जहां एसिड्स रिड्यूस हो जाते हैं। कॉपर सॉलिड को Cu2+ एक्वियस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हाई एनर्जी चाहिए होती है, उसे इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाती। पूरी सीरीज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज का लेस नेगेटिव होने का जनरल ट्रेंड फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के जनरल इंक्रीज से जुड़ा होता है। यहाँ ये नोट करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंगनीज, निकल और जिंक के लिए वैल्यूज एक्सपेक्टेड ट्रेंड से ज्यादा नेगेटिव होती हैं, जिसे अगले पेज पर डिटेल में समझाया गया है। टेबल 8.4 में फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थर्मोकेमिकल डेटा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को समराइज किया गया है। मैंगनीज 2+ में हाफ फील्ड डी सबशेल की स्टेबिलिटी और जिंक 2+ में कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से साफ साफ रिलेट होती है, जबकि निकल के लिए ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसकी एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होती है। सेक्शन 8.3.6 में ट्रेंड्स इन द M3+/M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करें तो टेबल 8.2 की वैल्यूज को एग्जामिन करने पर बदलते हुए ट्रेंड्स का पता चलता है। स्कैंडियम के लिए लो वैल्यू Sc3+ की स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि जिंक के लिए हाईएस्ट वैल्यू स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण होती है। मैंगनीज 2+ के लिए कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ये शो करती है कि Mn2+ D5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ पर्टिकुलरली स्टेबल है, जबकि आयरन 2+ के लिए कंपैरेटिवली लो वैल्यू Fe3+ D5 की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को दर्शाती है, और वेनेडियम के लिए लो वैल्यू V2+ की स्टेबिलिटी से जुड़ी है, जो हाफ फिल्ड T2G लेवल के कारण होती है। सेक्शन 8.3.7 में ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझाया गया है, जहां टेबल 8.5 ट्रांजिशन मेटल्स की 3D सीरीज के स्टेबल हैलाइड्स को शो करता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स TiX4, VF5 और CrF6 जैसे कंपाउंड्स में अचीव होते हैं। मैंगनीज के लिए +7 स्टेट सिंपल हैलाइड्स में रिप्रेजेंट नहीं होती, पर MnO3F जाना जाता है, और मैंगनीज के बाद किसी भी मेटल का ट्राई हैलाइड FeX3 और COF3 को छोड़कर स्टेबल नहीं होता।
फ्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की एबिलिटी या तो हाई लेटिस एनर्जी के कारण होती है, जैसा COF3 के केस में है, या फिर हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स के कारण होती है, जैसे VF5 और CRF6 में। भले ही वेनेडियम 5+ को केवल VF5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर इसके दूसरे हैलाइड्स हाइड्रोलिसिस अंडरगो करके ऑक्सो हैलाइड्स VOX3 देते हैं। और फ्लोराइड्स का एक और फीचर उनकी हायर स्टेबिलिटी होती है, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में फ्लोराइड्स की इंस्टेबिलिटी के कॉन्ट्रास्ट में साफ दिखती है, जैसे VX2, जहां X क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी का यही सेम ट्रेंड हैलाइड्स की तरह CuX पर भी अप्लाई होता है। दूसरी तरफ सभी Cu2 हैलाइड्स जाने जाते हैं सिवाय आयोडाइड के, क्योंकि Cu2+ आयन I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसा कि 2 Cu2++ 4 I- से Cu2I2S+I2 रिएक्शन से साफ होता है। हालांकि कई कॉपर कंपाउंड्स एक्वियस सॉल्यूशन में अनस्टेबल होते हैं और डिस्प्रोपोर्शनेशन अंडरगो करते हैं, जिसके लिए रिएक्शन 2 Cu+ से Cu+2++ होती है। Cu+Aq के मुकाबले Cu+2Aq की ये स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा स्कोर HW के कारण होती है, जो कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आसानी से कॉम्पेंसेट कर देती है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की ऑक्सीजन की एबिलिटी ऑक्साइड्स के केस में साफ साफ देखी जा सकती है, जहां ऑक्साइड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के साथ कोइंसाइड करता है, जैसे Sc2O3 से लेकर Mn2O7 तक। ग्रुप 7 के बाद Fe2O3 से ऊपर आयरन के कोई हायर ऑक्साइड्स नहीं मिलते। हालांकि एल्कलाइन मीडिया में फेरिट्स 6 यानी FeO4 बनते हैं, पर वे बहुत जल्दी Fe2O3 और O2 में डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑक्साइड्स के अलावा ऑक्सोकेशंस भी हायर स्टेट्स को स्टेबलाइज करते हैं, जैसे वनेडियम 5 को VO2+, वनेडियम 4 को VO2+ और टाइटेनियम 4 को TiO2+ के रूप में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करने की ऑक्सीजन की एबिलिटी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। इसीलिए हाईएस्ट मैंगनीज फ्लोराइड केवल MnF4 है, जबकि हाईएस्ट ऑक्साइड Mn2O7 होता है। ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी ही इसे फ्लोरीन से सुपीरियर बनाती है, और कोवैलेंट ऑक्साइड Mn2O7 में हर एक मैंगनीज टेट्राहीड्रल रूप से ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है, जिसमें एक MnOMn ब्रिज भी शामिल होता है। इसके अलावा वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज के टेट्राहीड्रल MO4 के N- आयंस भी अच्छी तरह जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 220 पर, जहां सेक्शन 8.3.8 में केमिकल रिएक्टिविटी एंड E- वैल्यूज को समझाया गया है। ट्रांजिशन मेटल्स अपनी केमिकल रिएक्टिविटी में काफी वाइड वेरिएशन शो करते हैं, जिनमें से बहुत से मेटल्स मिनरल एसिड्स में डिसॉल्व होने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हालांकि कुछ एलिमेंट्स नोबल भी होते हैं जो सिंगल एसिड से अनअफेक्टेड रहते हैं। फर्स्ट सीरीज के मेटल्स कॉपर को छोड़कर एक M-H+ द्वारा रिलेटिव रूप से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। हालांकि टाइटेनियम और वेनेडियम जैसे मेटल्स के तापमान पर डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के प्रति पैसिव बिहेव करते हैं। M²+/M के लिए E- वैल्यूज की डिक्रीजिंग टेंडेंसी सीरीज में डाइवैलेंट कैटायंस बनाने की घटती प्रवृत्ति को दर्शाती है, और लेस नेगेटिव E- वैल्यूज का ये जनरल ट्रेंड फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के सम में होने वाले इंक्रीज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यहाँ मैंगनीज, निकल और जिंक के लिए E- वैल्यूज जनरल ट्रेंड के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव होती हैं, जहां मैंगनीज में हाफ फिल्ड D5 सबशेल और जिंक में कंप्लीटली फिल्ड D10 सबशेल की स्टेबिलिटी इनके E- वैल्यूज को अकाउंट करती है,
जबकि निकल के लिए ये इसकी हाईएस्ट नेगेटिव ऑफ हाइड्रेशन से जुड़ा होता है। रेडॉक्स कपल M3+/M2+ के लिए E- वैल्यूज को एग्जामिन करने पर पता चलता है कि Mn3+ और CO3+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, जबकि Ti3+, V3+ और Cr3+ आयंस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, जैसा कि 2Cr2+Aq+, 2H+Aq से 2Cr3+Aq+H2Z रिएक्शन में देखा जा सकता है। अब आते हैं पेज नंबर 221 पर, जहां सेक्शन 8.3.9 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की गई है। जब किसी सब्सटेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मुख्य रूप से दो टाइप्स का मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, जो हैं डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अप्लाइड फील्ड द्वारा रिपेल किए जाते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं, और जो सब्सटेंसेस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है, जो कि पैरामैग्नेटिज्म का ही एक एक्सट्रीम रूप है। ट्रांजिशन मेटल आयंस में पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण अराइज होता है, जहां हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड होता है। फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली क्वेंच्ड या दबा हुआ होता है। इसीलिए इसके मैग्नेटिक मोमेंट को केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से स्पिन ओनली फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, जो कि म्यू इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2 होता है। यह n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन या Bm होती है। एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 Bm होता है, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता जाता है। टेबल 8.7 में फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ आयंस के लिए कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स दिए गए हैं, जो इस फॉर्मूला के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं। सेक्शन 8.3.10 में फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस को समझाया गया है। जब लोअर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल में एक्साइट होता है तो एक्साइटेशन की एनर्जी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्ड करती है। जो कलर हमें ऑब्जर्व होता है वो एब्जॉर्ब की गई लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, और एब्जॉर्ब होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लाइगेंड के नेचर पर डिपेंड करती है। एक्वियस सॉल्यूशंस में जहां वाटर मॉलिक्यूल्स लिगैंड्स की तरह काम करते हैं, वहां ऑब्जर्व्ड आयंस के कलर्स को टेबल 8.8 में लिस्ट किया गया है, जैसे Sc3+ और Ti3+ अपने 3D0 कॉन्फ़िगरेशन के कारण कलरलेस होते हैं। Ti3+ पर्पल होता है, Cr3+ वॉयलेट होता है, Mn2+ पिंक और Cu2+ ब्लू कलर शो करता है, जबकि Nz2+ पूरी तरह कलरलेस होता है। इसके बाद सेक्शन 8.3.11 में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें मेटल आयंस बहुत से एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होकर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वाली कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनाते हैं, जैसे FeCN6 बंद वर ब्रैकेट 3-, FeCN6 बंद वर ब्रैकेट 4-, CuNH3 4 बंद वर ब्रैकेट 2+, और PTCl 4 बंद कोष्ठक 2-। डॉट ट्रांजिशन मेटल्स बहुत बड़ी संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसका मुख्य कारण मेटल आयंस का कंपैरेटिवली छोटा साइज, उनका हाई आयनिक चार्ज और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होना है। सेक्शन 8.3.12 में कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स अपनी बेहतरीन कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, जो कि उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अडॉप्ट करने और कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी के कारण होती है।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम 5 ऑक्साइड, हैबर्स प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड आयरन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में निकल इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। सॉलिड सरफेस पर मौजूद कैटलिस्ट्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, जिससे सरफेस पर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है। इसके बाद सेक्शन 8.3.13 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को समझाया गया है, जो तब बनते हैं जब हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स मेटल्स के क्रिस्टल लेटिस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ये कंपाउंड्स आमतौर पर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं और न तो पूरी तरह आयनिक होते हैं और न ही कोवैलेंट, जैसे TiC, Mn4n, Fe3H और TiH1.7। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से बहुत हाई होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं और केमिकली पूरी तरह इनर्ट होते हैं। आखिरी में सेक्शन 8.3.14 में एलॉय फॉर्मेशन को बताया गया है, जिसमें एलॉय 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का एक ब्लेंड होता है। एलॉयज तब आसानी से बनते हैं जब मेटल्स की मेटालिक रेडियाई एक दूसरे के लगभग 15% के अंतर में होती हैं, जिससे एक मेटल एटम क्रिस्टल लैटिस में दूसरे मेटल एटम को आसानी से रिप्लेस कर देता है। ट्रांजिशन मेटल्स के एलॉयज बहुत हार्ड होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं, जिनमें क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन और मैंगनीज के साथ आयरन के फेरस एलॉयज का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्टील्स और स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। साथ ही नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ब्रास और ब्रॉन्ज जैसे एलॉयज भी इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 224 से, जहां सेक्शन 8.4 में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शुरू किया गया है। इसमें सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोएनियंस ऑफ मेटल्स के बारे में बताया गया है। ये ऑक्साइड्स सामान्यतः ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन से बनते हैं और स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स MO फॉर्मूला वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो आयोनिक होते हैं। जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, आयोनिक कैरेक्टर घटता जाता है। उदाहरण के लिए Mn2O7 एक ग्रीन कोवलेंट लिक्विड है और यहाँ तक कि CrO3 और V2O5 के मेल्टिंग पॉइंट्स भी काफ़ी लो होते हैं, जो इनके कोवलेंट नेचर को दर्शाते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले ये ऑक्साइड्स मुख्य रूप से एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे Mn2O7 पानी के साथ रिएक्ट करके HMnO4 एसिड बनाता है और CrO3 से H2CrO4 बनता है। V2O5 मुख्य रूप से एम्फोटेरिक होता है, पर यह ज़्यादातर एसिडिक बिहेव करता है क्योंकि ये बेसिस के साथ साथ एसिड्स में भी डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2Cr2O7 की प्रिपरेशन को समझाया गया है, जो कि क्रोमाइट और FeCr2O4 से तैयार किया जाता है। क्रोमाइट और को सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में फ्यूज किया जाता है, जिससे सोडियम क्रोमेट बनता है, जैसा कि 4 FeCr2O4 प्लस 8 Na2CO3 प्लस 7 O2 से 8 Na2CrO4 प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 CO2 रिएक्शन में देखा जा सकता है। इस सोडियम क्रोमेट के येलो सॉल्यूशन को फिल्टर करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई किया जाता है, जिससे ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसकी रिएक्शन 2 Na2CrO4 प्लस 2 H प्लस से Na2Cr2O7 प्लस 2 Na प्लस प्लस H2O होती है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 225 पर, जहां बताया गया है कि सोडियम डाइक्रोमेट की सॉल्युबिलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट से कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट के हॉट सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराकर पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए जाते हैं, जिसकी रिएक्शन Na2Cr2O7 प्लस 2KCl गिव्स 2K2Cr2O7 प्लस 2NaCl होती है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करते हुए
एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। जहां एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयोन डाइक्रोमेट में बदल जाता है और एल्कलाइन मीडियम में डाइक्रोमेट आयोन वापस क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि 2CrO6- प्लस 2H प्लस बराबर Cr2O2- प्लस H2O और Cr2O6- प्लस 2OH- 2CrO6- प्लस H2O इक्विलिब्रियम रिएक्शन से साफ होता है। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन में दो टेट्राहेड्रा एक कॉर्नर शेयर्ड ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़े होते हैं, जहां CrO-Cr बॉन्ड एंगल 126 डिग्री होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विशेषकर एसिडिक सॉल्यूशन में, जहां इसकी आयोनिक इक्वेशन Cr2O72 प्लस 14H प्लस 6E- से 2Cr3 प्लस 7H2O होती है। एसिडिक मीडियम में ये आयोडीड्स को आयोडीन में, सल्फाइड्स को सल्फर में, टिन 2 को टिन 4 में और आयरन 2 सॉल्ट्स को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिनकी फुल रिडॉक्स रिएक्शंस को यहाँ केमिकल इक्वेशंस के रूप में देखा जा सकता है। अब आते हैं पेज नंबर 226 पर, जहां पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को समझाया गया है। पोटेशियम परमैंगनेट को पायरोलुसाइड और MnO2 से कमर्शियल स्केल पर तैयार किया जाता है, जहां MnO2 को KOH और O2 या KNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ फ्यूज करके डार्क ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट बनाया जाता है, जो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रपोर्टनेट होकर मैग्नेट देता है। इसकी केमिकल रिएक्शंस 2 MnO2 प्लस 4 KOH प्लस O2 से 2 K2 MnO4 प्लस 2 H2O और 3 MnO4 प्लस 4 H प्लस से 2 MnO4- प्लस MnO2 प्लस 2 H2O होती हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर इसे मैग्नेट के एल्कलिन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन द्वारा तैयार किया जाता है। पोटेशियम मैग्नेट के क्रिस्टल्स डार्क पर्पल कलर के होते हैं, जो पोटेशियम परक्लोरेट के ClO4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं। ये पानी में काफ़ी सॉल्युबल होता है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर 513 केल्विन पर डीकम्पोज होकर पोटेशियम मैग्नेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देता है, जिसकी इक्वेशन 2KMnO4 से K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 होती है। मैग्नेट और परमैंगनेट आयंस दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं, जहां ग्रीन मैंगनेट आयन पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि पर्पल परमैंगनेट आयन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स न होने के कारण डायामैग्नेटिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 227 पर, जहां एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस को डिटेल में समझाया गया है। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन की रिएक्शन MnO4- प्लस 8H प्लस 5E- से Mn2 प्लस 4H2O होती है, जहां इसका हाइड्रोजन आयंस के प्रति हाई कॉन्सेंट्रेशन इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एसिडिक मीडियम में इसके प्रमुख एक्ट्स में शामिल हैं ऑक्सलेट्स का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन, आयरन 2 का आयरन 3 में ऑक्सीडेशन, नाइट्राइड्स का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन और आयोडाइड्स का फ्री आयोडाइन में टेक्स्ट मॉडिफिकेशन। इसके बाद न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस को बताया गया है, जहां परमैंगनेट आयन MnO2 में रिड्यूस होता है। इस मीडियम में ये आयोडाइड को आयोडेट IO3- में ऑक्सीडाइज करता है, थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज करता है और मैंगनीज सॉल्ट को MnO2 में कन्वर्टेड कर देता है। आखिरी में इसके यूजेस की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस के अलावा इसका उपयोग एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में लीनियर ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। सेक्शन 8.5 में दी F ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। F ब्लॉक पीरियाडिक टेबल के बॉटम में
2 रोज के रूप में मौजूद होता है, जिसमें 4 F सीरीज को लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स, और 5 F सीरीज को एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स कहा जाता है। क्योंकि लैंथेनम की प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड्स के साथ और एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली मैच करते हैं, इसीलिए इन्हें भी इसी डिस्कशन में शामिल किया जाता है। सेक्शन 8.5.1 में द लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को टेबल 8.9 में लिस्ट किया गया है, जहां इन सभी एलिमेंट्स की कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इन एलिमेंट्स के एटम्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 से 14, 5d0 से 1, 6s2 होता है। लैंथेनम से लुटीशियम तक जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ 4f ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल होती जाती हैं, और लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 4f और 5d इलेक्ट्रॉन्स की रिलेटिव एनर्जीज में बहुत कम गैप होने के कारण कुछ माइनर इरेगुलरिटीज भी देखने को मिलती हैं, जो हाफ फिल्ड f7 और कंप्लीटली फिल्ड f14 कॉन्फ़िगरेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं। टेबल 8.9 में लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ साथ उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस की वैल्यूज दी गई हैं। इसके ठीक बाद सेक्शन 8.5.2 में एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस को समझाया गया है। लैंथेनम से ल्यूटियम तक जाने पर एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में एक जनरल डिक्रीज दिखाई देता है, और ये डिक्रीज ट्रांजिशन सीरीज के मुकाबले बहुत ज्यादा रेगुलर होता है। Ln की घात 3+ आयंस की रेडियाई में दिखने वाला ये रेगुलर डिक्रीज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहलाता है, जिसके कारण 4f इलेक्ट्रॉन्स की इम्परफेक्ट शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ते हुए प्रभाव को अच्छे से काउंटर नहीं कर पाती। इसके बाद सेक्शन 8.5.3 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की गई है, जहां लैंथेनॉइड्स की प्रिंसिपल और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स सॉल्यूशन में या सॉलिड कंपाउंड्स में +2 और +4 स्टेट्स भी शो करते हैं, जो एम्प्टी, हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड F सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से जुड़े होते हैं। जैसे सीरियम अपनी स्टेबल F0 स्टेट के कारण +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जबकि यूरोपियम +2 स्टेट शो करता है क्योंकि EU +2 स्टेट शो करता है। सेमेरियम भी +2 स्टेट शो करता है, जो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को अकाउंट करता है। सेक्शन 8.5.4 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया गया है। सभी लैंथेनॉइड्स सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जो हवा में रखने पर बहुत जल्दी टार्निश या धुंधले हो जाते हैं, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनकी हार्डनेस बढ़ती जाती है, जहां समेरियम स्टील की तरह हार्ड हो जाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लगभग 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के बीच वैरी करते हैं, पर समेरियम का मेल्टिंग पॉइंट अनयूजुअली हाई 1623 केल्विन होता है। ये मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लगभग सभी ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण सॉलिड स्टेट और एक्वियस सॉल्यूशंस दोनों में कलर्ड होते हैं, और इनका कलर ट्रांजिशंस की वजह से अराइज होता है। इसके अलावा La3+ और Lu3+ को छोड़कर बाकी सभी Ln3+ आयंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ये सीरीज के शुरुआत में कैल्शियम की तरह बहुत रिएक्टिव होते हैं, पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ये एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिगर 8 में लैंथेनॉइड्स की केमिकल रिएक्शंस को समराइज करके दिखाया गया है, जहां ये डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स LnX3 बनाते हैं, ऑक्सीजन में बर्न होकर ऑक्साइड्स Ln2O3 देते हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स LnOH3 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर ये नाइट्राइड्स LnN और कार्बन के साथ रिएक्ट करने पर कार्बाइड्स LnC2 बनाते हैं। इनका सबसे मेजर यूज एलॉय स्टील्स बनाने में होता है, और मिश मेटल इनका एक बहुत ही फेमस एलॉय है, जिसमें लगभग 95% लैंथेनॉइड मेटल और 5% आयरन के साथ ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होते हैं।
जिसका उपयोग बुलेट्स, शेल और लाइटर फ्लिंट्स बनाने में किया जाता है। सेक्शन 8.6 में द एक्टिनॉइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्टिनॉइड सीरीज में एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स थोरियम से लॉरेंसियम तक शामिल होते हैं। टेबल 8.10 में इन सभी एलिमेंट्स के नेम्स, सिंबल्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिस्ट किया गया है। ये सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनमें से सीरीज के शुरुआती मेंबर्स के हाफ लाइफ्स काफ़ी लंबे होते हैं, पर बाद वाले एलिमेंट्स के हाफ लाइफ्स कुछ दिनों से लेकर कुछ मिनट्स तक ही होते हैं, जिसके कारण इनकी स्टडी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सेक्शन 8.6.1 में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो सभी एक्टिनॉइड्स का जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन 7s2 होता है और इनके 5f और 6d सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग काफ़ी इर्रेगुलर होती है। ये इर्रेगुलरिटीज़ हाफ फिल्ड f7 जैसे अमेरिसियम और क्यूरियम में और कंप्लीटली फिल्ड f14 लॉरेंसियम में कॉन्फ़िगरेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से होती हैं। लैंथेनॉइड्स के मुकाबले एक्टिनॉइड्स में 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जीज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा आसानी से और गहराई से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्शन 8.6.2 में आयनिक साइजेस को समझाया गया है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की ही तरह एक्टिनॉइड्स में भी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटम्स और M3+ या M4+ आयंस के साइजेस में एक रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है, जिसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाने में ज़्यादा बड़ा और सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट 4f इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले और भी ज़्यादा पुअर या कमज़ोर होता है। इसके बाद सेक्शन 8.6.3 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की गई है। एक्टिनॉइड्स अपनी सीरीज में लैंथेनॉइड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, जिसका मुख्य कारण 5f, 6d और 7s लेवल्स के बीच एनर्जी गैप का बहुत कम होना है। भले ही इन सभी एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, पर सीरीज के पहले आधे भाग में आने वाले एलिमेंट्स बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, जैसे थोरियम +4, प्रोटैक्टिनियम +5, यूरेनियम +6 और नेपट्यूनियम +7 स्टेट तक डिस्प्ले करता है। नेपट्यूनियम के बाद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी तेजी से घटने लगती है और बाद वाले एलिमेंट्स मुख्य रूप से +3 और +4 स्टेट्स ही शो करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनॉइड्स को समझाया गया है। एक्टिनॉइड्स मेटल्स दिखने में सिल्वेरी होते हैं, पर हवा के कांटेक्ट में आने पर बहुत जल्दी टार्निश हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स शो करते हैं जो इनके मेटालिक रेडियाई में होने वाले इर्रेगुलर वेरिएशंस के कारण पैदा होते हैं। ये मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, विशेषकर जब ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होते हैं। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का मिक्सचर बनाते हैं और हैलोजेंस के साथ मॉडरेट टेम्परेचर्स पर रिएक्ट करके हैलाइड्स देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगभग सभी एक्टिनॉइड्स को अटैक करके उन्हें डिसॉल्व कर देता है, पर नाइट्रिक एसिड के द्वारा इन मेटल्स की सरफेस पर एक पैसिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिससे आगे की रिएक्शन रुक जाती है। एल्कलाइज का इन मेटल्स पर कोई एक्शन नहीं होता। एक्टिनॉइड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कंपैरिजन की बात करें तो एक्टिनॉइड्स में 5f इलेक्ट्रॉन्स की लोअर शील्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है और 5f इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण ये बाइंडिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ये अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। इसके बाद सेक्शन 8.7 में एप्लीकेशंस ऑफ D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स को समराइज किया गया है। जहां आयरन और स्टील्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बैकबोन हैं, TiO का यूज पगमेंट इंडस्ट्री में होता है। Zn, Ni और Cd का यूज बैटरी इंडस्ट्री में किया जाता है और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी कॉइनिंग मेटल्स का हिस्टोरिकल और मॉडर्न इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। साथ ही V2O5 और ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट्स
इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल्स प्ले करते हैं।